नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आइए आपको मिलाते हैं झांसी जनपद के बबीना विधानसभा से वर्तमान विधायक राजीव सिंह पारीछा जी से। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खरी बात चैनल में। धन्यवाद। हम आपसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और पूरी जनमानस की तरफ से ये पूछना चाहते हैं कि हमें जो कोरोना महामारी है वो पिछली बार से बहुत ही ज्यादा इस बार भयावह हो गई है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से इस बार जो कोरोना महामारी है, हम लोगों की जो अपेक्षा थी उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिली है। इसमें जो मुख्य जो बात रही उसमें सबसे बड़ी जो कमी कहें या गलती कहें वो सामाजिक स्तर पे भी हुई कि पिछली बार की जो लहर आई थी उससे हम लोग बहुत आसानी से निपट लिए थे। बहुत कम कैजुअलिटी हुई थी, बहुत कम सीरियस लोग हुए थे। इस नाते लोगों के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हुआ कि कोरोना कुछ नहीं है। इस नाते हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने शुरू कर दिए, गैदरिंग शुरू हो गई और कई सोशल इवेंट भी शुरू हो गए। इस नाते लोगों के मन में जो एक कोरोना को लेके जो भय था वो कम हुआ। उसका दुष्परिणाम हुआ कि इस बार हमको काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो सब कुछ देखने को मिला जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे। ये कुछ कारण रहे, इस नाते कोरोना बहुत ज़्यादा गति से फैला है। तैयारी थी शासन की, लेकिन तैयारियां भी एक तरीके से सीमित दिखाई पड़ी। जिस तरीके से लोगों का शहरों की तरफ आना हुआ, अस्पतालों की तरफ आना हुआ, गंभीर हालत में लोगों का आना हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। तैयारियां तो थी लेकिन इतने बड़े स्केल पे तैयारियां नहीं थी। उसका दुष्परिणाम भी हुआ। लेकिन सरकार की जो चुस्ती थी, फुर्ती थी और एक जो सरकार का काम करने का एक तरीका है जो वर्तमान में योगी जी का, उसका परिणाम रहा कि हम 10-5 दिन तो हम लोग परेशान हुए, लेकिन उसके बाद हालातों पे हम लोगों ने तुरंत नियंत्रण भी पा लिया। पहली जो लहर थी कोरोना की वो भी काफ़ी भयावह थी, लेकिन उस समय हमें सिर्फ 2 परेशानियां थीं। जो एक पहली थी कि हमें प्रवासी मजदूरों के इंतज़ाम भी देखना था और दूसरी ये थी कि हमें लोगों की जांच, क्वारंटीन करना और उनका इलाज करवाना, ये सब थी। लेकिन इस बार जो लहर है इसमें हमारे सामने एक ही मेन दिक्कत थी, वो थी लोगों का इलाज, उनकी जांच, उनको उपचार पहुंचाना। तो एक ही जब इस बार फोकस होना चाहिए था तो फिर इतनी क्या चूक रह गई कि जो लोग थे उनमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, इतनी प्रॉब्लम आई। तो ऐसी क्या दिक्कत आई? ये तो हम सब जानते ही है ना कि जितनी व्यवस्थाएं थी उससे कई गुना ज़्यादा मरीज आए और लोग इंतज़ार करते रहे घर में कि हम घर में ठीक हो जाएंगे। उन्होंने किसी को बताया नहीं या वो समझ नहीं पाए कि उनको जो बीमारी हुई है वो कोरोना है। वो सर्दी खांसी समझते रहे या कभी बुखार आया तो उसको सामान्य बुखार समझते रहे, फ्लू समझते रहे। जब तक लोगों की समझ में आया कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और बहुत भयावह होकर आई है, तब तक तो उसने लोगों को बहुत नुकसान कर दिया था, लोगों को सीरियस कर दिया था। उसके बाद जब एकदम तेज़ी से लोग आए हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में भाई सब जगह एक इंतज़ाम कहीं ना कहीं सीमित होता है। अगर हम ट्रेन को ही ले तो ट्रेन में 1000-1200 लोगों की व्यवस्था होती है। अगर उसमें 5000 यात्री एकदम आ जाएं एक ट्रेन में तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जो व्यवस्थाएं थी वो पर्याप्त थी, लेकिन जो मरीज आए वो भी असाधारण एक उसकी काउंटिंग थी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं था। जहाँ पे सैकड़ों लोग आते थे, जहाँ पे हज़ारों लोग आने शुरू हो गए, तो उसको मैनेज करने में तो टाइम लगता ही है। तो उसको जो मैनेज करने में जो टाइम लगा 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन का, उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा हुई और उसमें कहीं ना कहीं हमारे स्तर पर भी शासन ने तो व्यवस्थाएं करी ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जो लापरवाही रही कि अगर हम लोग बीमार हो गए, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम है, तो हम उसको फ्लू समझते रहे। हमने चेकिंग नहीं कराई, जबकि चेकिंग मुफ्त हो रही थी। कहीं एंटीजन टेस्ट कराएं, RT-PCR कराएं, सरकारी स्तर पर बहुत या तो बहुत सस्ते हो रहे थे या मुफ्त हो रहे थे। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में जुटे रहे। दिनचर्या जो हमारी थी उसी में हम लोग लगे रहे, जो दैनिक काम थे उन कामों में हम लोग लगे रहे। और इस महामारी को इस बार जो सबसे बड़ी चूक हुई है वो हम लोगों की सोचने में हुई। पिछली बार बीमारी उतनी भयावह नहीं थी, लेकिन सतर्कता ज़्यादा थी। इस बार बीमारी
महामारी के रूप में आई थी। सतर्कता कम थी और खतरा ज़्यादा था। पिछली बार खतरा कम था, खतरा कम था, सतर्कता ज़्यादा थी, तैयारियां ज़्यादा थी, लोगों के अंदर भी तैयारियां थी। पहले कोई निकलता ही नहीं था और आज इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी बहुत से लोग आपको अभी भी बिना मास्क के मिल जाएंगे और अभी भी लोग बड़ी संख्या में एक साथ खड़े होते हुए मिल जाएंगे। तो अभी भी लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही हम सब के माध्यम से हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे स्तर पर हो रही है। तो इन सब के लिए भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। विधायक जी, हम देख रहे हैं कि सरकार देश और प्रदेश में कदम उठा रही है कि जिससे जो महामारी है उस पर हम नियंत्रण पा सकें। तो एक जनमानस के जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने अपने जनपद में ऐसे क्या कुछ कदम उठाए और लोगों की ऐसी किस तरीके से मदद की कि वो इस बीमारी में जो है वो अपने लोगों को बचा पाएं, खुद को बचा पाएं? झांसी जनपद में आने के बाद, चूँकि झांसी जनपद मध्य प्रदेश के भी कई जिलों से घिरा हुआ है, इस नाते यूपी के लोग तो आते ही हैं, झांसी जनपद के लोग आते ही थे, आसपास के जनपदों के मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ आए, बड़ी संख्या में आए। उनको समय से उनका एडमिशन हो जाए, उनका इलाज शुरू हो जाए, उनको जो उनके स्वास्थ्य के अनुसार जो उनको आवश्यक दवा की आवश्यकता है वो तुरंत उपलब्ध हो जाए, उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिस स्तर की भी है, जिन जांचों की आवश्यकता है वो उनको मिल जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर, प्रशासन के साथ एक राय होकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोगों ने प्रयास किया। और झांसी जो इस बुंदेलखंड का एक बड़ा केंद्र है चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, लोग यहाँ पे आते हैं, सामान्य रूप से भी यहाँ झांसी आते हैं, तो उस दृष्टि से वो आएँ और उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हों और समय से उपलब्ध हों। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। एक वक्त आया था जब ऑक्सीजन की भी क्राइसिस झांसी में, क्या पूरे देश में सुनाई दे रही थी। कुछ कृत्रिम भी बना दी थी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको ब्लैक करने की दृष्टि से, कुछ लोगों ने घर में भी रखना शुरू कर दिया था। कल के दिन हमारे परिवार में भी कोई अगर बीमार होगा तो उस समय हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर रख लो। तो एक पैनिक, पूरा एक पैनिक तैयार हो गया था समाज में कि नहीं, इंजेक्शन भी रख लो, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको भी घर में रख लो। एक तरीके की डंपिंग शुरू हो गई थी। इस नाते भी ये सारी समस्याएं आई हैं। कई बार भी हम लोगों समाज ने और देश ने देखा है, जैसे वर्ल्ड वार हुआ था, ईरान और इराक के, वर्ल्ड वार नहीं, ये इसका अरब कंट्री से, अमेरिका से एक युद्ध हुआ था। तो उस समय लोगों ने डीजल अपने घर में, पेट्रोल अपने घर में स्टॉक करके रख लिया था कि साहब हमको खेती करनी होगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो क्राइसिस आई थी। तो हम लोगों की एक मानसिकता के कारण भी कि आगे आने वाले समय में हमको ज़रूरत होगी, इसलिए हम कुछ चीज़ों को अपने घर में इंतजाम करके रखें। तो इस नाते भी कभी कभी क्राइसिस हो जाती है। तो मैन मेड भी क्राइसिस कई बार हमको देखने को मिली। राजीव जी, जिला मुख्यालय पर जो है हमारे जिला अस्पताल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, सब जो मतलब बंदोबस्त हैं वो हैं, लेकिन झांसी से 80 से 100 किलोमीटर की दूर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग सीरियस होके वहीं दम तोड़ देते हैं। तो वो सीरियस पेशेंट्स का वहाँ पर क्या इंतज़ाम हो, इससे रिलेटेड आपने क्या कदम उठाए हैं अपने क्षेत्र में? झांसी हेडक्वार्टर जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पे चिकित्सा का बड़ा केंद्र है, लेकिन इसके बाद भी हमारे और भी केंद्र हैं, जैसे मऊरानीपुर है, समथर है, चिरगांव है, बरुआ सागर है। यहाँ पे CSC हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। वहाँ पे भी हम लोगों ने एक L1, L2, L3 कोरोना महामारी को 3 ग्रेड में हम लोगों ने बांटा है। सरकार ने, जो हमारा ICMR है, उसने इसको बांटा है 3 श्रेणियों में। जो बहुत एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे उनको वहाँ पे क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जो मॉडरेट होंगे उनको L2 कैटेगरी में रखा जाएगा, जो सीरियस पेशेंट होंगे उनको L3 कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके बाद ICU में शिफ्ट किया जाएगा। तो ICU के लिए केवल आप मशीनरी उपलब्ध कराने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर्स भी और एक्सपीरियंस डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है। मशीनरी तो आप मंगा सकते हो, परचेज कर सकते हो,
लेकिन डॉक्टरों को तो तैयार करने में 10 से 15 साल लगता है। तो ये सिचुएशन जो है, इसके लिए L3 कैटेगरी के लिए मैं समझता हूँ कि झांसी से बेहतर कोई जगह नहीं है। आपके पास कई ऑप्शंस भी होते हैं कि इस नर्सिंग होम में अगर आपको लग रहा है कि ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बगल वाले में चले जाते हैं। और सरकारी व्यवस्था भी जो हमारा कोविड केयर के लिए एक बहुत बड़ा हमने डेडिकेटेड पूरी बिल्डिंग हमने डेडिकेटेड बिल्डिंग बनाई है, जो सुपर स्पेशलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो पूरी तरीके से इसके लिए समर्पित है कोविड के लिए। और भी हमारा अगर भी L2 है, इस माइल्ड उस कैटेगरी का अगर पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग मेडिकल में भी उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अब इस समय कोई स्थितियां ऐसी है नहीं पूरे जनपद में, लेकिन मेरा आपके माध्यम से अब झांसी जनपद की और जो भी इस आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि वक्त रहते हुए कोरोना से अपना परीक्षण कराएं, लापरवाही बिल्कुल न करें। अगर थोड़ी सी भी आपको कहीं ऐसा अंदेशा या संदेह होता है कि मुझे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या बेचैनी जैसी परिस्थिति बन रही है, स्थिति बन रही है, तो वो सारे लोग तुरंत अपना परीक्षण कराएं, टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो एक बार नहीं, उसके बाद भी परिस्थिति बनी हुई है तो फिर दोबारा टेस्ट कराएं, RT-PCR कराएं। और जो भी आवश्यक है, कई बार RT-PCR में भी नेगेटिव आ जाता है, तो उसके बाद भी आपको चेस्ट का या अपने जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है उससे आप अपना संपर्क करें, कंसल्ट करें। उसके बाद तब जाके तसल्ली से बैठें। अदरवाइज ये बीमारी बड़ी भयानक है, रूप बदल बदल के आ रही है, आसानी से ये डायग्नोज नहीं हो रही है, डिटेक्ट नहीं हो रही है। और हम लोग कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है हमारा तो टेस्ट नेगेटिव आ गया, जबकि नेगेटिव हो सकता है कि वो त्रुटि के कारण आ गया हो, लेकिन बीमारी तो आपके अंदर है ही, वो आपको डैमेज कर रही है, आपको नुकसान कर रही है। विधायक जी, अब जो तीसरी लहर आ रही है और भी हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां देख रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब आ रहे हैं, इससे क्या कुछ मतलब अभी स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और मतलब आगे क्या जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं कि लोगों को इससे बचाया जा सके? जब भी कोई महामारी आती है तो महामारी अपने साथ में कई और बीमारियों को साथ लेके आती है। ये महामारी के एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ दवा से भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दवा चूँकि हम बहुत तेज़ी से इतना डोज देते हैं कि शरीर हमारा उसको ब्लैक फंगस इसी से कुछ रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके नाते कई बीमारियां होती हैं। लीवर की बीमारी भी होती है, किडनी की बीमारी भी होती है, फेफड़ों की बीमारी तो ब्लैक फंगस फेफड़ों की बीमारी है, क्योंकि कोरोना का घर ही फेफड़े हैं हमारे। जो नुकसान सबसे ज़्यादा कोरोना करता है वो फेफड़ों को ही करता है। ब्लैक फंगस तो स्टेरॉइड से भी स्टेरॉइड से भी हो रहा है। अब वो तो स्टडी है, डॉक्टर सब उस पर लगातार अध्ययन करते रहेंगे क्या कारण है ब्लैक फंगस का। तो बीमारियां सब आती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बीमारी आ रही है तो उसकी शुरुआत कोरोना से ही हो रही है। तो हम लोग कोरोना को ही रोक दें, पहले कोरोना को ही ना बढ़ने दें। और हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है दूसरी लहर में। एक वक्त था जब पूरा दुनिया हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देता था कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, कम और सीमित संसाधन होने के बाद, कम पढ़े लिखे लोगों, कम जागरूक लोग होने के बाद भी पूरी दुनिया के लिए हम एक रोल मॉडल बन गए थे, अपनी सतर्कता के कारण, अपनी सावधानी के कारण और अपनी दूरदृष्टि के कारण। हम लोग एक रोल मॉडल बन गए थे, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही थी, लोग एग्जाम्पल देते, नहीं हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान को देखो। हमने लापरवाही की है, हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है। और मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि हम लोग आगे तीसरी लहर का इंतज़ार न करें, इस महामारी को हम दूसरी लहर पर ही ख़त्म कर दें, इसको आगे ना बढ़ने दें। और हिंदुस्तान के लोगों के अंदर वो सामर्थ्य भी है, वो शक्ति भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोरोना की अंतिम लहर होगी और हम सब लोग एक राय होकर, एक मत होकर, एकजुट होकर आगे कोरोना को ही समाप्त करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। और तीसरी लहर नाम की कोई चीज़ हम लोग अपने समाज में दोबारा नहीं आने देंगे।
विधायक जी, खरी बात न्यूज़ चैनल ने भी कोरोना महामारी के वक्त में लोगों की मदद के लिए आगे आना ज़रूरी समझा, उनको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, वेंटिलेटर्स, बेड्स, इन सब की लीड्स प्रोवाइड की, हेल्प कराई, प्लाज्मा से भी रिलेटेड काफ़ी। तो इस बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? खरी बात चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस समय जब महामारी का वक्त था तो सभी जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं उनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। प्रिंट मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, सबका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। समस्याओं को उन्होंने उठाया, शासन ने तत्परता के साथ में उसका समाधान भी किया। और ये पहला मौका है जब सब लोगों ने एकजुट होकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस का स्टाफ हो, पूरी समाज के सभी तंत्र ने एकजुट होकर काम किया। उसका ही परिणाम है, उसका ही सार्थक परिणाम है कि हम इतनी बड़ी बीमारी को, इतनी बड़ी महामारी को, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, सीमित संसाधन होने के बाद भी हम बहुत जल्दी उस पर अंकुश लगा पाने में सफल हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, आपको, कि आपकी ये तत्परता, आपकी ये जागरूकता, आपका ये समाज के प्रति डेडिकेशन, उसका हम सब ने, पूरे झांसी के लोगों ने उसका लाभ लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से आपकी सेवाएं, आपके चैनल की सेवाएं झांसी के लोगों को मिलती रहेंगी और झांसी के लोग हमेशा जागरूक बने रहेंगे हर विषय में। धन्यवाद। हम भी धन्यवाद देते हैं झांसी जनपद के बबीना विधानसभा के विधायक राजीव सिंह पारीछा जी का, जिन्होंने लगातार अपने प्रयासों से लोगों को बीमारी से उन्हें बचाने में काबू पाया है। और लोगों की जो नंबर्स थे, इतने सारे पेशेंट्स के, वो लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। आज के साक्षात्कार में हमारे साथ थे झांसी जिले के बबीना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री राजीव सिंह पारीछा जी, जिन्होंने हमसे कोरोना के बिंदुओं पर बात की। उनका मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर सभी के अंदाज से ज्यादा भयावह थी। उन्होंने माना कि सामाजिक भूल के कारण यह स्थिति बनी। कोरोना की पहली लहर पर नियंत्रण के बाद बाजारों की भीड़, शादियों, सभाओं, मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही सहित अन्य लापरवाहियों ने कोरोना की दूसरी लहर को भयावह बना दिया। सतर्कता कम थी और खतरा ज्यादा। फिर भी सरकार चुस्त थी, जिससे कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था। उन्होंने झांसी व आसपास के जनपद के लोगों की सरकार द्वारा व उनके द्वारा हर स्तर पर मदद करने का दावा भी किया। स्वास्थ्य सेवाओं के कम पड़ जाने पर उनका कहना है कि सरकार मशीनें तो मंगा सकती थी, पर डॉक्टर कहां से लाए जाते। उन्होंने कहा, लोगों ने भयवश ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं को अपने लिए स्टोर कर लिया, जिससे शॉर्टेज हुई। उन्होंने लोगों से लक्षण होने पर कोरोना की जांच करने, पॉजिटिव आने पर उपचार हेतु अस्पताल जाने व इस प्रकार से सावधानी बरतने की अपील की है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आ ही ना सके। फिर मिलते हैं आपके किसी स्थानीय शख्सियत के साथ कोरोना के विषय पर एक और साक्षात्कार लेकर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी मीरा राय के साथ।